हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो 18 नंबर चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मानव शरीर, द्रव तथा परिसंचरण तंत्र। तो देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। शरीर, द्रव तथा परिसंचरण तंत्र। क्लास 11। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि शरीर द्रव मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? ब्लड के बारे में। शरीर में जो रक्त चलता है उसके बारे में बात की जा रही है। और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि रक्त के कौन कौन से घटक होते हैं, किन किन पदार्थों से मिलकर रक्त बना होता है और उनका कितना परसेंटेज होता है, वो क्या कार्य करते हैं, भाग अलग अलग। और उसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का परिवहन होता है यानी परिसंचरण होता है उसके बारे में कि किस प्रकार शरीर में रक्त को कौन परिवहन करता है और उस परिवहन के द्वारा शरीर को क्या फायदा पहुंचता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि जो रक्त होता है उसके कौन कौन से घटक होते हैं। तो हमने देखा था कि जो रक्त का द्रव भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है और जो ठोस भाग होता है वो कणिकाएं होती है। प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और कणिकाएं 45% होती है। यानी रक्त में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है उन्हें क्या बोला जाता है? कणिकाएं बोला जाता है। और वो 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे आज रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप। तो देखिए रक्त समूह क्या होता है? किसी भी रक्त का जो नाम पता होता है वो उसका क्या कहलाता है? रक्त समूह, ब्लड ग्रुप कहलाता है। और रक्त समूहों की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। और इन रक्त समूहों की खोज की गई थी हमारे शरीर में पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर। देखिए हमारे शरीर में एक दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक होती है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। वह प्रोटीन जो रक्त में पहले से उपस्थित रहती है, किसी भी रक्त का नाम पता होता है, वो क्या कहलाती है? एंटीजन कहलाती है। और किसी विपरीत प्रकार के रक्त का विरोध करने के लिए जो शरीर में प्रोटीन उत्पन्न हो जाती है उन्हें क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी बोला जाता है। दोनों ही प्रोटीन होती है। तो जो रक्त समूहों की खोज की गई थी उसका आधार क्या था? उसका आधार था शरीर में पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर रक्त समूहों की खोज की गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं, रक्त समूहों की खोज शरीर में पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर, एंटीजन के आधार पर की गई। ठीक है। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह के प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। ए बी तथा ओ। तो नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को।
अब हम देखते हैं कि जो रक्त समूह पाए जाते हैं शरीर के अंदर वो किस प्रकार होते हैं, कौन से रक्त समूह में कौन सी एंटीजन होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सा रक्त समूह दूसरे रक्त समूह को दिया जा सकता है। तो वो सब हम टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। रक्त समूह, कौन से रक्त समूह में कौन सी एंटीजन होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, कोई भी रक्त समूह है वो किसको रक्त दे सकता है, रक्त दे सकता है और रक्त ले सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, चार प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। अब कौन कौन सी इसके अंदर एंटीजन होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, कोई भी रक्त समूह है वो किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है, ये हम टेबल से देखेंगे। तो जिसका रक्त समूह होता है उसमें एंटीजन भी इसके नाम की होगी और स्मॉल ए के लेटर में लिखेंगे हम। बी के अंदर एंटीजन बी, ए बी के अंदर एंटीजन ए बी, लेकिन जो ओ होता है उसकी कोई एंटीजन नहीं होती है, यानी ये लावारिस होता है, इसका कोई नाम पता नहीं होता है। और यही कारण होता है कि ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। यानी जब इसके शरीर में कोई इसका जान पहचान ही नहीं होगी, इसका पता ही नहीं होगा, तो कोई भी रक्त समूह इसको पहचान नहीं पाता और कोई भी शरीर है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए ओ को सार्वत्रिक दाता बोला जाता है। यानी ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दिया जा सकता है, इसके विरुद्ध किसी के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एंटीबॉडी कब बनती है? जब शरीर पहचानता है कि ये अपनी चीज है या पराई है, लेकिन इसका तो कोई नाम पता ही नहीं है, तो कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा कि ये अपना है या पराया है। इसलिए इसके विरुद्ध कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, हर किसी के शरीर के अंदर ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसलिए ओ को क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक दाता। फिर हम देखते हैं एंटीबॉडी। तो ए के अंदर एंटीबॉडी होगी, बी में होगी ए, उसी प्रकार ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। यानी एंटीबॉडी का मतलब है रक्षा करने वाली प्रोटीन, विरोध करने वाली प्रोटीन। तो ए बी के शरीर में किसी का विरोध करने के लिए कोई प्रोटीन नहीं उत्पन्न होती है, कोई प्रतिरक्षी नहीं होती है। इसलिए अगर आप कोई भी रक्त समूह ए बी में दोगे तो ए बी का शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है। कोई घर है, उसके बाहर अगर गार्ड नहीं है तो कोई भी उस घर में घुस सकता है। वही बात ए बी के साथ है, यानी इसकी कोई रक्षा करने वाली प्रोटीन ही नहीं है, इसलिए कोई भी रक्त समूह इसमें आ सकता है, सभी से ये रक्त ले सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है सार्वत्रिक ग्राही। तो ये इसका कारण हो गया। आपको पूछा जा सकता है ए बी को सार्वत्रिक ग्राही क्यों बोला जाता है? क्योंकि ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। और ओ को सार्वत्रिक दाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं होती है। अब ओ के अंदर एंटीबॉडी कौन कौन सी होगी? ओ होता है वो ए और बी सभी का विरोध करता है, इसलिए ये देता सभी को है, लेकिन लेता रक्त किसी से नहीं है। तो इसके अंदर एंटीबॉडी होगी ए और बी दोनों होगी। यदि आप ए वाला रक्त ओ के शरीर में डालोगे तो ए वाली एंटीबॉडी काम करेगी, उस रक्त को नष्ट कर देगी।
अगर आप बी वाला रक्त डालोगे तो बी वाली एंटीबॉडी काम करेगी, उसको नष्ट कर देगी। अगर आप ए बी वाला रक्त डालोगे तो दोनों एंटीबॉडी साथ में काम करेगी और उसको नष्ट कर देगी। तो ओ होता है वो सभी को देता है, लेकिन लेता सिर्फ ओ से ही है और किसी से नहीं लेता है। जबकि ए बी होता है वो लेता सभी से रक्त, लेकिन देता सिर्फ खुद को ही है, ए बी को ही देता है। इसलिए ओ को बोला जाता है सार्वत्रिक दाता, क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं होती है। और ए बी को बोला जाता है सार्वत्रिक ग्राही, यानी उसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। अब ए वाला किस किस को रक्त दे सकता है और किस किस से रक्त ले सकता है? तो कोई भी ब्लड ग्रुप है वो खुद को देगा और खुद से लेगा। उसके अलावा और वो किस को देंगे? जो सभी से लेता है, तो सभी रक्त समूह इसको देंगे और खुद को देंगे। और लेंगे किसी से? ओ सभी को देता है तो सभी रक्त समूह इससे लेंगे और खुद से लेंगे। अब ए वाला किस किस को दे सकता है? एक तो खुद ए को देगा, और किसको देगा? जो सभी से लेता है, तो ए बी को। देखिए स्टूडेंट्स, आपको टेबल रटनी नहीं है, समझ समझ के याद करनी है। समझ के करोगे तो आप अपने आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। फिर बी वाला किसको दे सकता है? एक तो बी खुद को देगा, और किसको देगा? जो सभी से लेता है, सार्वत्रिक ग्राही ए बी को। ए बी वाला सिर्फ ए बी को देता है, किसी को नहीं देता, लेता सभी से। और ओ वाला सार्वत्रिक दाता है, यानी सभी को देता है, सभी को। ए को भी देगा, ये बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। ठीक है। फिर यही बात है कि कोई भी रक्त समूह वो किससे रक्त ले सकते हैं? तो एक तो सभी खुद से लेंगे और एक किससे लेंगे? ओ से लेंगे, क्योंकि ओ सभी को देता है। तो ए वाला एक तो ए से लेगा और ओ से लेगा, बी वाला बी से लेगा, ओ से लेगा, ए बी वाला सार्वत्रिक ग्राही है तो सभी से लेता है, ए बी और ओ। जबकि ओ वाला सिर्फ ओ से ही लेगा, देता सभी को है लेकिन लेता सिर्फ ओ से। ठीक है, तो ये टेबल नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इस टेबल से जो रिलेटेड है। ओ रक्त समूह में
ओ रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होती। क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होती। नेक्स्ट, AB रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ध्यान में रखने आपको। ओ रक्त समूह को तो क्या बोला जाएगा? सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या नहीं होती है? एंटीजन नहीं होती है। इसमें कोई एंटीजन नहीं होती है। ठीक है, और फिर AB रक्त समूह को क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक ग्राही बोला जाता है। क्यों कहा जाता है इसको सार्वत्रिक ग्राही? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए कोई भी हम रक्त समूह देखते हैं तो किसी का ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। हम देखते हैं किसी का A पॉजिटिव है, किसी का एक नेगेटिव है, किसी का O पॉजिटिव है, O नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं? तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण करने के लिए हमारे रक्त में एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसे RH कारक या RH फैक्टर बोला जाता है। अब जिस रक्त के अंदर RH कारक उपस्थित होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिनमें RH कारक वाली प्रोटीन नहीं होती है उन्हें उनका ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है RH कारक। RH कारक यह भी एक प्रकार की एंटीजन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, RH कारक की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक तो वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर, और एक इनके साथ वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विनर। इन दोनों ने मिलकर एक मक्का का रिसस नामक बंदर में इस प्रोटीन को खोजा था, और फिर इन्होंने मनुष्य में लागू किया कि क्या ये प्रोटीन मनुष्य में भी उपस्थित है। तब उन्होंने देखा कि लगभग 93% लोगों के अंदर जो RH कारक है वो उपस्थित होते हैं, इसलिए उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और 7% लोगों के अंदर RH कारक उपस्थित नहीं होता है, इसलिए उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो हम देखते हैं ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनमें RH कारक उपस्थित होती है। तो देखिए खोज कार्ल लैंडस्टीनर तथा विनर द्वारा मक्का का रिसस नामक बंदर में की गई। तो RH कारक की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर तथा विनर के द्वारा की गई थी। किसके अंदर? मक्का का रिसस नामक बंदर में की गई। नेक्स्ट पॉइंट, फिर इन्होंने मनुष्य में चेक किया कि अगर मनुष्य में RH कारक उपस्थित है, बंदर में तो होती है, तो मनुष्य में अगर उपस्थित है तो वो उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, उन्हें RH पॉजिटिव बोला जाता है, और यदि मनुष्य में उपस्थित नहीं होती है तो उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। तो जिन व्यक्तियों में RH कारक उपस्थित होता है उन्हें RH पॉजिटिव
तथा जिन व्यक्तियों में RH कारक उपस्थित नहीं होता उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, RH कारक से संबंधित व्यक्तियों में एक रोग होता है, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान इसके कारण एक रोग हो जाता है जिसे गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। तो देखिए ये रोग क्या होता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, या इसे बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस रोग के अंदर क्या होता है कि यदि किसी पिता का ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है, तो इनकी जो संतान होती है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, RH पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो मां के गर्भ में संतान पल रही है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है और मां का नेगेटिव में, तो विपरीत प्रकार के ब्लड के कारण मां के शरीर में इसके विरुद्ध क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। अब ये एंटीबॉडी पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी क्योंकि जब इसका जन्म हो रहा होता है तो इन दोनों का ब्लड कांटेक्ट में आएगा और मां के शरीर में ये एंटीबॉडी बन जाएगी। अब तब तक इस बच्चे का जन्म हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पहली संतान तो क्या होगी, सामान्य।
लेकिन पहली संतान के कारण माँ के शरीर में ये एंटीबॉडी बन गई है। इन्होंने क्या सोच लिया है कि भविष्य में अगर कभी फिर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हुई तो उसे तुरंत नष्ट कर देना है। अब क्या होगा, दूसरी बार गर्भावस्था के समय सेम वही संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब माँ के शरीर में ऑलरेडी पहले से ही क्या है, एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, छठे सातवें महीने में बच्चे के शरीर में जैसे ही आरबीसी का निर्माण स्टार्ट होगा तो ये एंटीबॉडी उसकी क्या करेगी, आरबीसी को नष्ट कर देगी। देखिए यहां पर नाम आया है गर्भ रक्ताणु कोरकता इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोसाइट किसको बोला जाता है, आरबीसी को। आरबीसी का नष्ट हो जाना झुंड बनाकर फिटेलिस, फिटस किसको बोलते हैं, जो भ्रूण मां के शरीर में होता है उसे क्या बोला जाता है, फिटस। तो इस रोग के अंदर जो आरबीसी का झुंड बन जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और उसके कारण गर्भ में ही फिटस की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोला गया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ यानी जो भ्रूण पल रहा है, रक्ताणु बोला गया आरबीसी को, कोरकता यानी झुंड बनाकर नष्ट हो जाना, झुंड बना लेना आरबीसी, तो गांठ के रूप में बन जाती है, जिससे बालक की जो भी भ्रूण है माँ के गर्भ में उसके 8वें 9वें महीने में मृत्यु हो जाती है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। तो ये रोग क्या कहलाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। पहली संतान तो सामान्य होगी और दूसरी संतान की मृत्यु। ठीक है, तो पहले ये आप रेखा चित्र बना लीजिए, फिर मैं आपको इसके लाइन लिखवा रही हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके हम पॉइंट्स नोट करते हैं। इस रोग में आपको क्या ध्यान रखना है, इस रोग में पिता का रक्त समूह RH पॉजिटिव तथा माता का रक्त समूह RH नेगेटिव होता है एवं संतान का रक्त समूह RH पॉजिटिव होता है। माता तथा भ्रूण का रक्त समूह अलग अलग होने के कारण माता के शरीर में इस रक्त के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है या प्रतिरक्षी बन जाती है। पहली संतान पर इस एंटीबॉडी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
पहली संतान के जन्म के समय यह एंटीबॉडी बनती है, परंतु दूसरी संतान की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पहले से बनी हुई एंटीबॉडी भ्रूण की आरबीसी में झुंड बना देती है, जिससे गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। इस ब्लड ग्रुप में पिता होता है RH पॉजिटिव होता है। पिता का रक्त समूह कैसा होता है? RH पॉजिटिव होता है, तथा माता का रक्त समूह कैसा होता है? RH नेगेटिव। और संतान का रक्त समूह कैसा होता है? संतान का रक्त समूह होता है RH पॉजिटिव। तो पिता का और संतान का समान है, लेकिन इस भ्रूण को मां के शरीर में रहना है, तो प्रतिरक्षी तो बनेगी, एंटीबॉडी तो बनेगी। तो माता तथा भ्रूण का रक्त समूह क्या होता है? अलग अलग होता है, और अलग अलग होने के कारण माता के शरीर में इस रक्त के विरुद्ध क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन कब बनेगी? जब पहली संतान की जन्म हो रहा होगा उस टाइम बनेगी। तो ये पहली संतान पर एंटीबॉडी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली संतान के जन्म के समय ये एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, परंतु दूसरी संतान की क्या होती है? गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पहले से ही शरीर में एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट है, और वो भ्रूण की क्या करेगी? आरबीसी में झुंड बना देगी, जिसे कोरकता बोला जाता है, और जिससे गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ये रोग क्या कहलाता है? गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक है, तो इस रोग से बचाव करने के लिए क्या किया जाता है? प्रेगनेंसी में इस RH कारक का भी टेस्ट किया जाता है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो एक RHO केम नाम का टीका लगाया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, 6-7वें महीने के टाइम, या पहली जो प्रसव होता है उससे 24 घंटे के भीतर ये माँ को टीका लगाया जाता है, जिससे जो शरीर में बनी बनाई एंटीबॉडी है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये गर्भ रक्ताणु कोरकता वाला RH कारक वाला पार्ट हमने पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं रक्त जो आपके होता है रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, रक्त का थक्का किसे बोला जाता है? चोट लगे स्थान पर कुछ समय के पश्चात रक्त निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, और वो जाल जैसी संरचना क्या करती है? रक्त कणिकाओं को फंसाकर रास्ते को ब्लॉक कर देती है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। उसे क्या बोला जाता है? रक्त का थक्का। तो परिभाषा नोट करते हैं। चोट लगे स्थान पर बनी जालनुमा संरचना जो रक्त को बहने नहीं देती, रक्त का थक्का कहलाती है। रक्त का थक्का कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त का थक्का बनने में, रक्त का थक्का बनने में सामान्यतया 1 से 3 मिनट का समय लगता है। 1 से 3 मिनट का समय लगता है। रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना हीमोफीलिया कहलाता है। हीमोफीलिया रोग कहलाता है। हीमोफीलिया रोग कहलाता है, जो कि एक आनुवांशिक रोग है। जो कि एक आनुवांशिक रोग है। तो हमारे कई स्थान पर चोट लगी है, चोट लगे हुए स्थान पर थोड़ी देर बाद रक्त आना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक जाल जैसी संरचना बन जाती है जो उस रास्ते को ब्लॉक कर देती है, रक्त बाहर नहीं निकल पाता। उसे क्या बोला जाता है? रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग। और रक्त का थक्का बनने में नॉर्मली हम देखते हैं चोट लगने के बाद 1 से 2-3 मिनट तक रक्त आना बंद हो जाता है, यानी रक्त का थक्का बनने में 1 से 3 मिनट का समय लगता है। और यदि किसी में इस प्रकार की घटना नहीं होती, यानी चोट लगने के बाद रक्त बहता ही रहता है, रुकता नहीं है, थक्का नहीं बन पाता है, तो मतलब उसको हीमोफीलिया रोग है। और हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, यानी गुणसूत्रीय विकार के कारण शरीर में जीनी संरचना में परिवर्तन होने के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है और रक्त का थक्का नहीं बनता है। और आपको पता है जो आनुवांशिक रोग है उनका कोई इलाज नहीं होता है, लाइलाज बीमारियां होती है वो, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनना क्या कहलाता है? हीमोफीलिया कहलाता है, जो कि एक आनुवांशिक रोग है। नोट कर लीजिए रक्त का थक्का की प्रोसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, रक्त का थक्का बनने वाली प्रक्रिया। अब रक्त का थक्का किस प्रकार बनता है, कौन कौन से उसमें प्रोसेस सम्मिलित होते हैं, तो वो कहलाते हैं रक्त का थक्का बनने के चरण। आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। वो प्रोटीन इस रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है, क्योंकि आपको बताया कि रक्त का थक्का कब बनेगा? जब वहां पर एक जाल बना जाएगा। और जाल बनने के लिए क्या चाहिए? धागे तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है हमारे रक्त में उपस्थित रहती है, ये क्या करती है? इस धागे नुमी संरचना का निर्माण करती है। किससे? फाइब्रिनोजन प्रोटीन से फाइब्रिन धागा बनता है और वो धागा एक जाल बुनता है।
उस जाल बुनने के बाद उसमें जो रक्त की कोशिकाएं होती है वो आकर फंस जाती है, तो पूरा रास्ता क्या है, ब्लॉक हो जाता है। और रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो वहां से रक्त निकलना बंद हो जाएगा और रक्त का थक्का बनेगा। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हमारे प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। और यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को सक्रिय करने के लिए जहाँ पर चोट लगती है वहाँ के ऊतक कुछ ऐसे पदार्थों का स्राव करते हैं जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को प्रेरित करती है कि वो फाइब्रिन धागे का निर्माण करे। ठीक है, अब देखिए हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो क्या होता है कि व्यक्ति के जहाँ पर चोट लगती है वहां से वो पदार्थ स्रावित नहीं होते जिनको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता है, जो रक्त में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा और वो थ्रोम्बिन है वो फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन धागा बनाने के लिए प्रेरित करेगी। तो जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग होता है उसमें चोट लगे स्थान पर वो शुरुआत वाला रसायन भी नहीं निकलेगा जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, जो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। तो जिसको हीमोफीलिया है उसके जीनी संरचना में ही चेंज हो जाता है। एक्स लिंग अप्रभावी रोग होता है हीमोफीलिया, जिसमें क्या होता है कि पिता रोगी होता है, महिलाएं वाहक होती है, रोगी नहीं होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जीनी संरचना में ऐसा चेंज हो जाता है तो शरीर की कोशिका उस थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं कर पाती है, और निर्माण नहीं कर पाती है जिसके कारण रक्त के थक्के का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। मतलब जहां पर हमें रक्त का थक्का बनाना स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट करने के लिए जो घटक है, जो बटन है, वही अगर चालू नहीं होगा तो वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। और वो बटन चालू कब होगा, जब व्यक्ति में जीनी संरचना सही होगी। अगर हीमोफीलिया रोग है उसमें जीन में चेंज हो गया है, कोशिका में चेंज हो गया है, तो कोशिकाएं उस शुरुआत वाले पदार्थ का स्राव ही नहीं करेगी। अगर चाहे स्राव नहीं करेगी तो चाहे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पड़ी है उसको एक्टिव करने वाले पीछे से संकेत नहीं आएंगे तो वो भी धागा नहीं बनाएगी और जाल नहीं बन सकता। तो जिसमें हीमोफीलिया रोग होता है उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब तक नहीं बनेगा तब तक रक्त का थक्का बनने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, और इसको क्या बोला जाता है, हीमोफीलिया रोग। तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का बनने का प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।